नमस्कार। हिमालय की गोद में एक ऐसी धरती है जिसे लोग सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देवभूमि कहते हैं, यानी देवताओं का घर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। ये जो लाइनें हैं ना, सच में इस जगह की पूरी आत्मा को पकड़ लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हर चीज में कोई गहरी बात छुपी है, कोई अनसुना सा गीत। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस धरती को देवभूमि कहते क्यों हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ यहाँ के मंदिर हैं, या फिर इसके पीछे कोई और इससे भी गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इस नाम के मतलब और इसकी जड़ों से। देखिए, उत्तराखंड नाम बड़ा सीधा है। उत्तर मतलब नॉर्थ और खंड मतलब हिस्सा या भूमि, तो ये बन गया उत्तरी भूमि। लेकिन मजे की बात यह है कि पुराने ग्रंथों में इसके दो हिस्सों गढ़वाल और कुमाऊं को केदारखंड और मानसखंड कहा गया है, और ये नाम आज भी यहाँ की पहचान से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, किसी भी जगह की कहानी कहाँ से शुरू होती है? उसकी जमीन से, राइट? और उत्तराखंड के मामले में तो भाई इसकी जमीन ही इसे इतना खास, इतना दिव्य बनाती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। राज्य का 86% हिस्सा पहाड़ी है और उसमें से भी 65% घने जंगलों से ढका हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रकृति अपने पूरे रौब में है, एकदम भव्य और वाइल्ड। और ये जो ऊंचाई दिख रही है ना, 7,816 मीटर, ये नंदा देवी पर्वत की है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, इन्हें राज्य की संरक्षक देवी माना जाता है। और हाँ, ये भारत की सरहदों के अंदर मौजूद सबसे ऊंची चोटी भी है। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो किसी जादू से कम नहीं लगती। ये कहानी है गंगा के बनने की। देखिए, अलकनंदा नदी जब अपना सफर शुरू करती है तो रास्ते में एक एक कर इन 4 नदियों से मिलती जाती है, और फिर आखिर में देवप्रयाग में जब वो भागीरथी से मिलती है, तब जाकर बनती है हमारी पवित्र नदी गंगा। और ये जो 5वां संगम है ना, इन्हें ही पंचप्रयाग के नाम से पूजा जाता है। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, इस जमीन में सिर्फ आध्यात्म ही नहीं बल्कि गहरे रहस्य भी दबे पड़े हैं। जैसे कि रूपकुंड झील, इसे कंकालों की झील भी कहते हैं। सोचिए, यहाँ आज भी सदियों पुराने 500 से ज्यादा इंसानी कंकाल मिलते हैं, और साइंटिस्ट आज तक पक्के तौर पर नहीं बता पाए हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। तो ये तो हुई यहाँ की धरती, नदियों और पहाड़ों की कहानी। कमाल की है ना? पर यहाँ के लोगों और उनके इतिहास की कहानी भी कुछ कम नहीं है, उतनी ही मजबूत और उतनी ही प्रेरणा देने वाली। उत्तराखंड को मोटे तौर पर 2 कल्चरल हिस्सों में बांटा जा सकता है, गढ़वाल और कुमाऊं। दोनों का अपना एक शानदार इतिहास रहा है, अपने अपने राजवंश रहे हैं, और दोनों की अपनी एक खास पहचान है जो आज भी आपको वहाँ की संस्कृति में जिंदा दिखेगी। ये टाइमलाइन हमें एक लंबे सफर पर ले जाती है। देखिए, 7वीं सदी के कत्यूरी राजवंश से कहानी शुरू होती है। फिर 1790 में गोरखा शासन आता है। उसके बाद होते हैं बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन, और आखिरकार इन सब के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में सामने आता है। और जब आंदोलनों की बात होती है तो चिपको आंदोलन का जिक्र तो करना ही होगा। इसे कोई कैसे भूल सकता है? ये सिर्फ पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये पूरी दुनिया को एक संदेश था कि इस धरती के लोग अपने जंगल, अपने प्रकृति से कितना गहरा, कितना मजबूत रिश्ता रखते हैं। चलिए, इतिहास से निकलकर अब चलते हैं आज की ओर। यहाँ की जीती जागती संस्कृति को देखते हैं जो यहाँ के त्योहारों, कला और संगीत में सांस लेती है। ये जो खूबसूरत डिजाइन है, इसे एपण कहते हैं। ये सिर्फ एक पेंटिंग या आर्ट नहीं है, बल्कि हर शुभ मौके का, हर पूजा पाठ का एक जरूरी हिस्सा है। एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और अब देखिए छोलिया नृत्य। इसमें डांस के साथ साथ आपको मार्शल आर्ट्स की झलक भी मिलेगी। ये शौर्य और परंपरा का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। आज भी शादियों में बारात के आगे आगे ये डांस होता है। एक और खास बात, यहाँ के ज्यादातर त्योहार सीधे सीधे मौसम और प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे कि नंदा देवी राजजात यात्रा जो हर 12 साल में एक बार होती है, या फिर फूलदेई जो बच्चे वसंत आने पर मनाते हैं। हर त्योहार के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। तो ये तो हो गई परंपराएं और त्योहार। अब सवाल ये है कि आज इस मॉडर्न दुनिया में उत्तराखंड की पहचान क्या है? इसकी इकोनॉमी, इसकी अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है?
अच्छा, एक जमाना था जब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहाड़ों से बहुत सारे लोग खास तौर पर फौज में नौकरी के लिए बाहर जाते थे और फिर वो जो पैसा कमाते थे उसे मनी ऑर्डर से अपने घर भेजते थे। उसी से घर का गुजारा चलता था। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। अब मनी ऑर्डर के अलावा 3 और बड़े पिलर हैं जो इस इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। पहला टूरिज्म, दूसरा हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली बनाना और तीसरा वहाँ की खास पहाड़ी खेती। ये जो 260.5 मीटर की ऊंचाई है, ये टिहरी डैम की है। ये इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है और इसी की वजह से उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता है। तो आज का उत्तराखंड सिर्फ तीर्थ स्थलों वाला राज्य नहीं है। अरे, ऋषिकेश को आज दुनिया योग कैपिटल के नाम से जानती है। देहरादून में IMA और FRI जैसे देश के बड़े बड़े संस्थान हैं। और तो और 2024 में आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने वाला भी ये पहला राज्य बना। तो चलिए अब वापस उसी पहले सवाल पर लौटते हैं, इसे देवभूमि क्यों कहते हैं? तो अब शायद जवाब साफ है। ये सिर्फ मंदिरों की वजह से नहीं है, ये असल में यहाँ के दिव्य पहाड़, पवित्र नदियाँ, यहाँ के लोगों का वीर इतिहास और उनकी जिंदा दिल संस्कृति, इन सब का एक ऐसा संगम है जो इस जगह को सच में देवताओं का घर बना देता है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं कि क्या देवभूमि सिर्फ एक जगह का नाम है या फिर ये प्रकृति और इंसान के बीच तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ है? इस पर सोचिएगा जरूर।